बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एएनएन या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के जो हाइपर पैरामीटर्स है वो किस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स बिल्ड किए थे और ट्रेन किए थे। उससे पिछले वीडियो में हमने ये एमएलपी मॉडल जो है इसको ये एमएलपी यानी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या जिसको एएनएन भी कहा जाता है। ये मॉडल हमने बिल्ड किया था और इस मॉडल में हमारे पास जो टेस्ट डेटा के ऊपर जो मॉडल की परफॉर्मेंस थी हमने देखी थी कि वो उसमें आर स्क्वायर बहुत अच्छी थी। लेकिन इसके जो हाइपर पैरामीटर्स थे एएनएन के या मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के वो हमने यहाँ पे सेट किए थे। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ लेयर्स, एक्टिवेशन फंक्शन, लर्निंग रेट और बैच साइज। ये जो हैं हाइपर पैरामीटर्स हैं। आपके जहन में उस वक्त हो सकता है सवाल आया हो कि ये वैल्यूज मैंने यही क्यों ली हैं। और मैंने आपको शायद बताया था कि ये वैल्यूज हमने हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ऑप्टिमाइज किए हैं। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से इस एएनएन के लिए या किसी भी मतलब प्रॉब्लम में मतलब हम हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स के लिए वो किस तरह से करते हैं। तो चलते हैं। यहाँ पे लेट से मैं तो फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट से एचपीओ। तो हमने पहले एक फंक्शन लिखा था डाटा को प्रिपेयर करने के लिए। पिछले लेसन्स में हम उसी फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं डाटा को प्रिपेयर करने के लिए, मेक डाटा। और ये जो मेक डाटा है ये हम फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट मेक डाटा। और उसके बाद हमने एक डाटा सेट क्लास को इस्तेमाल करके डाटा सेट प्रिपेयर किया था। और वो डाटा सेट इसलिए प्रिपेयर किया था ताकि वो हमें जो है वो अ, यानी ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिटिंग में हेल्प करे। तो ये डाटा सेट जो है ये हम फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट नो नॉट फ्रॉम यूटिल्स, फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट डाटा सेट। तो ये जो है और यहाँ पे इनकोडिंग जो है इनकोडिंग इज इक्वल टू वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, यानी मेक डाटा करते वक्त हम इनकोडिंग जो है वन हॉट इनकोडिंग करेंगे। इसको मैं अगर रन करूँ इस फाइल को तो आप देखेंगे कि ये हमें ये डाटा जो है इसके अंदर 75 कॉलम्स होंगे। और यानी अगर मैं डाटा की शेप चेक करूं इसके अंदर 75 कॉलम्स हैं, इसके मैं कॉलम्स चेक करूं तो ये यानी ये 48 कॉलम्स हैं ये कैटेगोरिकल हैं। और रिजॉल्वेंट की कैटेगरीज हैं ये 16 कॉलम जो है ये डाई की कैटेगरीज हैं। और ये जो है हमारा टारगेट आउटपुट है। मैंने ये जो है डाटा जो है ये जो मेक डाटा का जो आउटपुट था मेक वो हम मैंने डाटा सेट को दिया, उसको सीड बताया, उसको बताया कि वैलिडेशन फ्रैक्शन जो है वो कुछ भी नहीं लेनी फ़िलहाल। और स्प्लिट रैंडम जो है वो ट्रू है। और मैंने जो है वो यानी डाटा सेट जो है वो प्रिपेयर कर लिया। अब अगर मैं इसको डाटा सेट को कहूँ तो ये जो है ये इस डाटा सेट क्लास का एक इंस्टेंस है। मैं इस फंक्शन को चूँकि ये भी डाटा सेट प्रिपेयर करके ये जो दो लाइनें हैं या ये दो पार्ट्स हैं ये बेसिकली ये दो कह लें या तीन कह लें, ये डाटा सेट प्रिपेयर कर रही हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ गेट डाटा सेट, यानी इसको एक फंक्शन में रख देता हूँ। और इसको मतलब इसको मैं एक फंक्शन बना देता हूँ इनकोडिंग इज इक्वल टू वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, ये यानी ये जो कोड है इसको मैं यहाँ पे जो दो लाइनें हैं इसको मैं फंक्शन बना देता हूँ क्योंकि ये दोनों लाइनें जो है एक स्पेसिफिक काम कर रही हैं। और ये फंक्शन जो है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये डाटा सेट रिटर्न कर रहा है। और उसके अलावा रिजॉल्वेंट इनकोडर रिटर्न कर रहा है और डाई इनकोडर रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे ये जो इनकोडिंग है ये यहाँ पे फंक्शन का इनपुट आर्गुमेंट है, ऑप्शनल इनपुट आर्गुमेंट है। और अब मैं इस फंक्शन को इस कॉल कर सकता हूँ या इस्तेमाल कर सकता हूँ डेटा सेट और इज इक्वल टू गेट डेटा सेट। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल को दोबारा रन करूँ तो ये फाइल जो है मुझे अब डाटा सेट डायरेक्टली मैं इस फंक्शन को इस्तेमाल करके डाटा सेट जो है ये मेरे पास आ रहा है डाटा सेट। ठीक है, और चूंकि ये एक हेल्पर फंक्शन है तो मैं इसको यूटिल्स में इसको रखना चाहूँगा। यूटिल्स फाइल जो है वो लेट्स से इधर ईडीए यूटिल्स, यहाँ पे यूटिल्स में मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ, और दूसरी फाइल में इसको इंपोर्ट कर सकूँ।
तो ठीक है, अब मैं अपना जो है उसी फ़ाइल में, जो मेरी फ़ाइल थी एचपीओ वाली, उसमें मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। तो अब हम मेक डाटा को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम मतलब मैं मेक डाटा की बजाय गेट डाटा सेट इंपोर्ट करूँगा। ठीक है? लेट्स से मैं इस फ़ाइल को दोबारा रन करता हूँ, तो ये इस फ़ाइल में हमें जो है वो डाटा सेट जो है वो हमें प्रिपेयर करके, मतलब डाटा सेट, ठीक है? ये हमारे पास डाटा सेट आ गया। अब हमने डाटा सेट हमारे पास आ गया, अब हमने जो है हाइपर पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने हैं एएनएन के लिए, ये एमएलपी के लिए। तो जब हमने हाइपर पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन का पर्पज़ क्या है। हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन का पर्पज़ है कि हम जो मॉडल की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। कौन-सी परफॉर्मेंस को? प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस को। प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस से हमारा क्या मुराद है? हमारा मुराद आर स्क्वायर भी हो सकता है, आरएमएसई भी हो सकता है, आर स्क्वायर स्कोर भी हो सकता है, एमएई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उसको पहले हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ पहले हम उसको चेक करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद परफ़ॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव भी हुई है कि नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये करना चाहेंगे कि हम अपना जो एएनएन मॉडल है, उसको हम यानी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ हम ट्रेन करेंगे, बिल्ड करेंगे, ट्रेन करेंगे, उसकी परफ़ॉर्मेंस चेक करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे वो जो मतलब डिफ़ॉल्ट परफ़ॉर्मेंस क्या है और ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद परफ़ॉर्मेंस क्या है। तो हम पहले परफ़ॉर्मेंस विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है? इसको हम जो है वो एक यानी पहला जो हमारा स्टेप है इसका वो ये है, ठीक है? और ये जो डाटा सेट हमने प्रिपेयर किया है, इस डाटा सेट का बेनिफिट ये है कि हम अपने डाटा को यानी ये हमें हेल्प करता है डाटा को ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करने में। और अगर मैं इसको इन दो उनको रन करूँ तो आप देखें कि इसने मतलब 70% ट्रेनिंग और जो है वो 30% जो टेस्ट है उसका एक्स और वाई, एक्स का मतलब इनपुट, वाई का मतलब आउटपुट, ट्रेनिंग इनपुट, ट्रेनिंग का आउटपुट, टेस्ट का इनपुट, टेस्ट का आउटपुट। तो हम बेसिकली ये जो ट्रेनिंग डाटा है इसको इस्तेमाल करेंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे इसके ऊपर विद डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर्स। अब आपके ज़हन में शायद आए कि व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ऑफ एएनएन। तो बेसिकली एएनएन के कोई भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स नहीं है, हमें बहरहाल कुछ ना कुछ स्पेसिफ़ाई करना होता है। लेकिन बहरहाल हम फिर शुरू में रैंडम कुछ पैरामीटर्स दे रहे हैं। यानी ये जो एमएलपी फ़ंक्शन है, हम इसको यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम एआई फॉर वाटर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एमएलपी, ठीक है? और उसके साथ हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल क्लास को। तो मॉडल क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एआई फॉर वाटर इंपोर्ट मॉडल, ठीक है? तो हम इसको मॉडल क्लास को इंपोर्ट करके हम एमएलपी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि इसके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं। आप यहाँ पे देखें कि यूनिट्स जो हैं या न्यूरॉन्स जो हैं वो 32 हैं, हिडन लेयर 1 है, इनपुट शे और एक्टिवेशन कोई नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली ड्रॉप आउट भी कुछ नहीं है, ठीक है। ड्रॉप आउट। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है हाइपर पैरामीटर की, इसके अंदर वो हम यूज़ कर रहे हैं। ये हम एएनएन मॉडल को जो यहाँ पे हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद हम एएनएन मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है? और वो जो ट्रेन करेंगे, हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे और उसको साथ में वैलिडेशन डेटा दे रहे हैं जस्ट फॉर अर्ली यानी अर्ली स्टॉपिंग पर्पस, ताकि हमारा मॉडल जो है वो एंडलेसली ट्रेन ना होता रहे। उसके बाद हम मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो चेक करेंगे। और ये पहले मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए पहले हम प्रिडिक्शन करेंगे ऑन ट्रेनिंग डेटा। ये चीज़ें हमने पिछले 2 लेसन्स में हमने की हुई हैं कि हम पहले उसकी ट्रेनिंग डेटा के ऊपर उसकी प्रिडिक्शन करेंगे। ये जो है ये ट्रेनिंग प्रिडिक्शन हो गई, ठीक है? उसके बाद हम मॉडल को इवेल्युएट करेंगे यूजिंग दिस बाय कंपेयरिंग दिस प्रिडिक्टेड रिजल्ट विद द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट। तो हमें पता है कि जो यानी यानी ट्रेनिंग का जो प्रिडिक्शन है वो ये है, ठीक है? और ये मतलब ट्रेनिंग की जो प्रिडिक्शन है और जो ट्रू वैल्यू है ट्रेनिंग की, वो हमें पता है कि वो वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ये ट्रू वैल्यू है। और रिग्रेशन मैट्रिक्स जो है ये हमें इंपोर्ट करनी होगी फ्रॉम सेक मैट्रिक्स इंपोर्ट रिग्रेशन मैट्रिक्स, ठीक है? तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास यानी ये जो कोड है बेसिकली, ये हमें इन ये तमाम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है ये ट्रेनिंग की जो प्रिडिक्शन है उसको कंपेयर करेगा ट्रू ट्रेनिंग डेटा से, यानी ट्रू लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग डेटा, और हमें इनको प्रिंट करके दे देगा।
और इस तरह से हमें इसकी जो ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस है वो हमें पता चल जाएगी। और सेम काम हम चाहेंगे, एक्चुअली हमें टेस्ट डेटा से ही कंसर्न है, लेकिन बहरहाल हमने ट्रेनिंग को फिर भी जो है ना वो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। तो टेस्ट, टेस्ट, और यहाँ पे भी वाई टेस्ट, जो कि हम अब टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट की प्रिडिक्शन होगी और टेस्ट की ही वो होगी, यानी ट्रू वैल्यू भी टेस्ट की होगी। तो अब हम ये जो कोड अभी तक हमने लिखा है, ये हम परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हैं विद डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर्स। डिफॉल्ट मतलब जस्ट रैंडम हाइपर पैरामीटर्स आपके। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूँ तो ये बेसिकली उसको एएनएन मॉडल को या एमएलपी मॉडल को फॉर 400 इपॉक्स यानी ट्रेन करके उसका जो है वो यानी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें रिपोर्ट करेगा या रिटर्न करेगा। तो ये एएनएन मॉडल जो है, हमारा डाटा सेट चूंकि काफ़ी स्मॉल है, तो ये बहुत जल्दी जो है वो ट्रेन हो रहा है। और जब ये ट्रेन हो जाएगा तो हमें इसकी परफॉर्मेंस जो है उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे देखें आप कि अगर मैं इसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देखें आर स्क्वेयर जो है 0.81 है। जबकि हमने जो लेसन हमने एएनएन का पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि टेस्ट की परफॉर्मेंस जो थी वो 0.98 के करीब थी। तो यानी या वैसे भी अगर आप मतलब आप यानी देख सकते हैं कि हमने इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। लेकिन अगर हमने इम्प्रूव नहीं भी किया हो तो हमें 0.81 जो मैक्सिमम वैल्यू है आर स्क्वेयर की वो 1 होती है। तो यानी इसका मतलब यह है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने आर स्क्वेयर को लेट से हमने इम्प्रूव करना है फ्रॉम 0.81। हम चाहेंगे कि ऐसे हाइपर पैरामीटर्स सेलेक्ट किए जाएं कि जिनसे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, अब जब हमने हाइपर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि कौन से हाइपर पैरामीटर्स हमने ऑप्टिमाइज़ करने हैं, और उनकी स्पेस क्या है। यानी जो हाइपर पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने हैं उनकी रेंज क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक वो वेरी होने चाहिए। ठीक है? तो ये उसका फंक्शन है या जो कोड है, ये इंटीजर और कैटेगोरिकल और रियल, ये 3 तरह के हाइब्रिड पैरामीटर्स हमारे पास हो सकते हैं। इंटीजर से मतलब ये कि जिनकी वैल्यू जो है वो 1, 2 यानी कुछ ना कुछ इंटीजर होगी। कैटेगोरिकल से मतलब ये है कि वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसकी कैटेगरीज़ कि वो क्या कैटेगरीज़ होंगी। ज़रूरी नहीं ये स्ट्रिंग हो, ये न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं, जैसा कि इस केस में आप देखें कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये न्यूमेरिकल हैं, लेकिन हमने फिर भी इसको कैटेगोरिकल कहा है। और रियल का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो कोई भी कंटीन्यूअस वैल्यू हो सकती है बिटवीन दीज़ 2 अपर एंड लोअर रेंजेस। ठीक है? तो हमने जो पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने हैं वो कौन-कौन से हैं? वो एक नंबर ऑफ यूनिट्स है, एक नंबर ऑफ हिडन लेयर्स है, एक्टिवेशन फंक्शन कौन-सा इस्तेमाल करना है, लर्निंग रेट है और बैच साइज़ है। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आपके ज़हन में आएगा कि हमने इसको यूनिट्स को, नंबर ऑफ यूनिट्स को इंटीजर क्यों कहा, नंबर ऑफ लेयर्स को इंटीजर क्यों कहा, एक्टिवेशन को कैटेगोरिकल क्यों रखा, एलआर को हमने रियल क्यों कहा और बैच साइज़ को कैटेगोरिकल क्यों रखा? वो इस वजह से कि नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो हमेशा उसकी कोई इंटीजर वैल्यू होगी। यानी हम कहेंगे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, 5000 हैं, 5 मिलियन हैं, जितने भी हैं। हम ये नहीं कह सकते 5.2 न्यूरॉन्स हैं। ठीक है? यानी न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स या नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो हमेशा इंटीजर ही होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंटीजर उसमें क्लास में रखा है। नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं, यानी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितनी हैं, 1 होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 10 होगी, 100 होंगी, जितनी भी होंगी, वो भी एक मतलब आप एक वैल्यू होगी जो कि इंटीजर वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते 1.2 नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है? उसी तरह अच्छा, ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है, अब एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो 5, 10, 15, 20 किस्म के एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। हम वही एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज़ करेंगे। जब हमें पता है उस हाइपर पैरामीटर्स की कि हमने इन 5 में से एक वैल्यू चूज़ करनी है, तो हम उस वक़्त हम वो तमाम की तमाम 5 वैल्यूज़ जो हैं या इस केस में 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम उनको कैटेगोरिकल उनको रखेंगे। और लर्निंग रेट जो है ये फ्लोटिंग वैल्यू है। लर्निंग रेट वह बेसिकली डिटरमिन करता है कि आपका जो मॉडल के पैरामीटर्स, न्यूरल नेटवर्क के जो पैरामीटर्स हैं वो कितनी जल्दी या कितने ज़्यादा अपडेट हो रहे हैं आफ्टर एवरी यानी बैच। ठीक है? तो वो उसको डिफाइन करता है, यानी बेसिकली ये पैरामीटर्स के अपडेट में जो जंप होता है उसको डिटरमिन करता है लर्निंग रेट। तो अब ये वैल्यू जो है ये कंटिन्यूस है, ये वैल्यू वेरी कर सकती है, यानी 0.01 से ये अपर लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इसलिए हमने इसको रियल रखा। और बैच साइज़ जो है, चाहें तो आप बैच साइज़ को इंटीजर भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको कैटेगोरिकल भी रख सकते हैं। कैटेगोरिकल का मतलब ये है कि ड्यूरिंग हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन के दौरान होगा क्या, कि जो एल्गोरिदम है एचपीओ का,
एचपीओ से मुराद हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन का जो एल्गोरिदम है, वो क्या करेगा, वो इन पैरामीटर्स की डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करेगा, और फिर वक्त के साथ साथ वो ये चीज सीख जाएगा कि कौन सा पैरामीटर ट्राई करूं तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। ठीक है। तो वो हम जो वैल्यू उसने चूज करनी है, हमने उसको खुद से बताना है कि कौन से पैरामीटर की वैल्यू कौन सी, यानी अपर एंड लोअर लिमिट क्या है, या किस में से उसने वो स्पेस क्या है। ठीक है, पैरामीटर की जो स्पेस है वो क्या है, वो हमने उसको बतानी है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स की हमने उसको बता दिया कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है, या यूनिट्स, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये वेरी होने चाहिए बिटवीन 30 एंड 100। हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमा एल्गोरिदम जो है, एचपीओ का एल्गोरिदम जो है, वो 101 नहीं लेगा, 200 नहीं लेगा। वो जब भी वो उस आइट्रेशंस के दौरान, एचपीयू के आइट्रेशंस के दौरान वो इन वैल्यूज को वेरी करेगा बिटवीन 30 एंड 100। सिमिलरली नम लेयर्स को वेरी करेगा बिटवीन 1 एंड 4। एक्टिवेशन वैल्यूज को वो हमेशा इन चार में से कोई ना कोई वैल्यू लेगा। लर्निंग रेट को वेरी करेगा बिटवीन दिस एंड दिस, और बैच साइज की वैल्यू वो इनमें से कोई ना कोई वैल्यू लेगा। आप इसको इंटीजर भी रख के बिटवीन 4 एंड 64 कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मुझे 64 मैंने मुझे कैसे पता कि ये लेना है या ये वैल्यू होनी चाहिए। बेसिकली ये आपका एक्सपीरियंस है। आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ पता चल जाएगा कि मसलन अब ये स्मॉलर डाटा सेट है, तो मैं इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स नहीं रखना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ भी ज़्यादा नहीं रखना चाहूँगा। लेकिन अगर आपके पास डाटा सेट बहुत बड़ा है, और आपका अगर मतलब सिंपलर मॉडल से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो आप चाहेंगे कि आपका मॉडल जो है वो कम्प्लेक्स हो। तो कम्प्लेक्स से मुराद ये है कि नंबर ऑफ लेयर्स ज़्यादा हो जाएँ, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा हो जाएँ, मिसाल के तौर पे। ठीक है। और ये लर्निंग रेट जो है, ये प्योरली ये हमेशा 0.1 से हमेशा कम ही होता है। लेकिन यह है कि वो कितना कम होना चाहिए वो हमें नहीं पता। ये हम उसको ऑप्टिमाइज ही करते हैं। अगर आपकी इस बाउंडिंग बॉक्स के दरमियान में पैरामीटर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं बाद में। तो अब ये है कि हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के दौरान होता क्या है। हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के दौरान जो एल्गोरिदम है, एचपीओ का एल्गोरिदम, वो क्या करता है, वो आपके मॉडल को ट्रेन करता है, अ, और हर मल्टीपल इटरेशंस के मतलब वो ट्रेन करता है, एक दफ़ा ट्रेन करेगा विद सम सबसेट ऑफ दीज पैरामीटर्स, और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा। अच्छा, अब उसके बाद दोबारा से ट्रेन करेगा विद डिफरेंट सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स, और फिर वो परफॉर्मेंस को चेक करेगा। और इस तरह से वो करता जाएगा, अनलेस के वो कह देगा कि या वो खुद स्टॉप हो जाएगा, या आप उसको आपने स्टॉपिंग क्राइटेरिया बताया होगा। तो जो अमूमन स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो ये है कि हम इसको बताते हैं कि नम इटरेशंस जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इस केस में लेट्स से हम इसको कहते हैं कि 70 इटरेशंस होनी चाहिए हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन की। आप ये नंबर ऑफ इटरेशन जो हैं, ये यानी कुछ और भी रख सकते हैं, यानी आप ज़रूरी नहीं है कि आप 70 रखें, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अमूमन 20 या 30 से ज़्यादा ही 20 या 30 या इससे ज़्यादा रखते हैं। लेकिन ये इस पे इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक दफ़ा की इटरेशन के ऊपर आपका मॉडल जो है वो कितना टाइम लगा रहा है ट्रेन होने पे। अगर आपका मॉडल जो है वो एक दफ़ा ट्रेन होने पे लेट्स से 1 मंथ लगा रहा है, तो फिर आप या 2-3 दिन लगा रहा है लेट्स से, तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा लेट्स से 100 इटरेशन नहीं रख सकते। क्योंकि फिर उसका मतलब ये है कि आप 2-3 महीने मतलब फारिग बैठे हैं क्या। तो यानी अगर आपका मॉडल, जैसे इस केस में हमने एएनएन को देखा कि ये तो सिर्फ 2-3 मिनट लगा रहा है, तो आप इस केस में इवन 500 इटरेशन भी रख सकते हैं, वो इतना मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेड है, हमें बेसिकली इनको इंपोर्ट करना है, इन क्लासेस को, कैटेगोरिकल इंटीजर और रियल को। तो वो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट हाइपर ऑप इंपोर्ट इंटीजर, कैटेगोरिकल और रियल, यानी ये तीनों जो स्पेसिस हैं इनको हम इंपोर्ट करेंगे उधर से। अच्छा, मैं इसको चूंकि इस सेल को दोबारा रन नहीं, पूरी फाइल को दोबारा रन नहीं करना चाहूँगा, तो मैं इसको अभी इधर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और यहाँ पे है ये जो पैरामीटर स्पेस मैंने डिफाइन की, इसको भी मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। अच्छा, अब पैरामीटर स्पेस मैंने डिफाइन कर दी, मैंने नंबर ऑफ इटरेशंस डिफाइन कर दिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो बेसिकली आपके एचपीओ एल्गोरिदम को बताएगा कि एक, यानी आपका एचपीओ एल्गोरिदम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को के आउटपुट को मिनिमाइज करेगा। आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के को वो हर दफा कुछ ना कुछ इनपुट देगा, कुछ ना कुछ हाइपर पैरामीटर सजेस्ट करके देगा, कहेगा ये हाइपर पैरामीटर्स ट्राई करो, और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उन हाइपर पैरामीटर्स को ट्राई करेगा। यानी ट्राई करने से क्या मुराद है कि उन हाइपर पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके आपका मॉडल बिल्ड करेगा, ट्रेन करेगा और इवेल्युएट करेगा उसको।
इवेल्युएट करके लेट्स से हमने अगर आर स्क्वायर हमारे टारगेट है उसको इंक्रीज करने का, तो आर स्क्वायर जो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिटर्न करेगा। तो जब वो रिटर्न करेगा आर स्क्वायर, एचपीओ का एल्गोरिदम वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की होगी उसको वो इम्प्रूव करने की, या उसको वो मतलब मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने की ट्राई करेगा। इस केस में जो एचपीओ का एल्गोरिदम है वो हमेशा मिनिमाइज करता है। तो हम अगर आर स्क्वायर कर रहे हैं तो हम 1 - आर स्क्वायर रिटर्न करेंगे, ताकि वो आर स्क्वायर जो है वो बढ़े, यानी एचपीओ एल्गोरिदम जो है वो आर स्क्वायर को बढ़ाए। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस तरह का होना चाहिए, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम डिफाइन करें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन का एक यानी मेजर पार्ट होता है, कि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद से डिफाइन करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेट्स से मैं इसका नाम भी रख देता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करेगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली हमें इसको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम जो है वो क्या करेंगे, सजेशंस यानी एज एन इनपुट आर्गुमेंट आएगा। ठीक है, और ये इनपुट आर्गुमेंट इसको कौन देगा, एचपीओ का एल्गोरिदम। ये सजेशंस लेगा एज एन इनपुट। ठीक है, इसके अंदर इसने मॉडल को बिल्ड करना है, बिल्ड मॉडल विद सजेशंस। सजेशंस क्या है, हाइपर पैरामीटर्स हैं, दीज 5 हाइपर पैरामीटर्स, और इनकी वैल्यूज बिटवीन दीज रेंजेस होंगी, कोई ना कोई इनके इस रेंज के दरमियान कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये मॉडल को बिल्ड करेगा। ठीक है, ट्रेन द मॉडल। ठीक है, और उसके बाद इवेल्युएट द मॉडल। ठीक है, मॉडल को इवेल्युएट करेगा और रिटर्न द वैल्यू टू बी डिक्रीज। ये 4 स्टेप्स हैं बेसिकली जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लाजमी होने चाहिए, चाहे किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, यानी चाहे किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो एचपी, अगर वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एचपीओ के लिए लिखा गया है तो उसमें ये 4 स्टेप्स जो हैं ये ज़रूर होने चाहिए। क्या क्या, कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कुछ उसको हर इटरेशन के ऊपर कुछ ना कुछ सजेशंस दी जाएंगी। वो उन और वो सजेशंस क्या होंगी, वो पैरामीटर्स होंगे जिनको आपने ऑप्टिमाइज करना है। वो उन पैरामीटर्स को लेके मॉडल को बिल्ड करेगा, और मॉडल को बिल्ड करने के बाद मॉडल को ट्रेन करेगा। मॉडल को ट्रेन करने के बाद मॉडल को इवेल्युएट करेगा, और उसके बाद वो चीज़ वो वैल्यू रिटर्न करेगा। उस वैल्यू को आपने बेसिकली इंक्रीज करना है, क्योंकि इस केस में ये जो एल्गोरिदम हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसियन एल्गोरिदम, ये मिनिमाइजेशन एल्गोरिदम है, बेसिकली ये मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो अब यानी मॉडल बिल्ड करने के लिए जो कोड है वो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस कोड में आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल क्लास को इस्तेमाल करके एमएलपी एल्गोरिदम, एमएलपी मॉडल जो है उसको बिल्ड कर रहा हूँ। अब एमएलपी जो है उसको मैं यहाँ पे यूनिट्स जो है, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये क्या होगी, ये सजेशन जो होगी ये एक डिक्शनरी होगी। इस सजेशंस डिक्शनरी में से मैं यूनिट्स जो है, चूंकि यहाँ पे मैंने इसका नाम यूनिट्स रखा हुआ था, तो यूनिट्स जो है वो मैं लेके इधर यूनिट्स को दे रहा हूँ। नम लेयर्स जो है वो नम लेयर्स को दे रहा हूँ, एक्टिवेशन जो है वो एक्टिवेशन को दे रहा हूँ। ठीक है, बैच साइज जो है वो बैच साइज को दे रहा हूँ। ठीक है, लर्निंग रेट जो है वो, अब ये जो है ये हाइपर पैरामीटर्स हैं जो कि इस सजेशंस में से आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्रीफिक्स, बेसिकली ये जो प्रीफिक्स है ये आप इसको जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप उसी तरह से ही लिख लें, क्योंकि इसका बेसिकली हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट्स की उसके है रिजल्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसका ताल्लुक है। हम चाहेंगे कि जब एचपीओ रन हो तो रिजल्ट्स जो हैं हमारे सारे के सारे एक खास फोल्डर में सेव हों। तो यहाँ पे ये जो डेट टाइम एच टी नौ है ये हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट डिटेल्स इंपोर्ट डेट एंड टाइम नाउ। ठीक है, आपको अगर इसकी समझ नहीं आई तो ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इधर प्रीफिक्स जो है हम इसका फंक्शन में प्रीफिक्स इज इक्वल टू नाम। ठीक है, ये हम यहाँ पे इसको यानी स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके बाद इपॉक्स हमने अ, कितने इपॉक्स के लिए इसको ट्रेन करना है, यानी मॉडल को कितने इपॉक्स के लिए ट्रेन करना है। तो आप लेट से हमने पहले जो है वो शायद 400 इपॉक्स के लिए किया था, तो आप 400 इपॉक्स, अब ये जो 400 इपॉक्स हैं ये हर इटरेशन के ऊपर मॉडल जो है वो 400 इपॉक्स के लिए ट्रेन होगा। अगर आप यहाँ पे 10 कर देते हैं तो आपका हर इटरेशन के ऊपर मॉडल जो है 10 इपॉक्स के लिए। अगर आप इसको 1 मिलियन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन उतने ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये इपॉक्स फॉर 1 इटरेशन है। हर इटरेशन के ऊपर मॉडल बिल्ड हो रहा है और ट्रेन हो रहा है फॉर दीज मेनी इपॉक्स। ठीक है, और उसके बाद सीड जो है वो मैं यहाँ पे इसको एक वो कर रहा हूँ, यानी सीड भी एक इनपुट आर्गुमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और उसकी मैं वैल्यू रख रहा हूँ लेट से सीड, यानी लेट से इसको मैं
कुछ भी मतलब ऊपर जो है सीड जो है यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ इधर ऊपर, सीड इज इक्वल टू 1575। अब कहने का मतलब ये है इसको इस तरह करने का कि हम जब मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कॉल करूँ तो मैं इसको खुद से भी कोई सीड दे सकूँ, अदरवाइज ये वाला सीड ही ये चूज करेगा। तो ये तो हो गया मॉडल को बिल्ड करने का जो यानी वो था, यानी मॉडल को बिल्ड करने का स्टेप था। उसके बाद हमने मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। और ट्रेन के लिए हम जो कोड है वो जो जिस तरह से ऊपर हमने ट्रेन किया था हम उसी तरह से ही ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई जो है ये हमने यहाँ पे ऊपर अगर डिफाइन नहीं किए तो हम इसको डिफाइन करेंगे। जी, तो अब ये है कि अब हम हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के दौरान कौन से यानी किस डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करें और किस डेटा के ऊपर मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें। ये हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन में सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यानी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अगर वो इनिशियल स्टेजेस में हो मशीन लर्निंग के तो वो ये मिस्टेक करते हैं। यानी वो मिस्टेक क्या करते हैं कि इनिशियली डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया ट्रेनिंग और टेस्ट में, ठीक है। और ट्रेनिंग के ऊपर हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के दौरान वो इसके ऊपर ट्रेन करते हैं और इसके ऊपर मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं, जो कि गलत है, जो कि चीटिंग है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आपको इनिशियल अर्ली कैरियर जो लोग होते हैं जो मशीन लर्निंग के स्टार्टर्स हैं वो अक्सर ये मिस्टेक करते हैं। और वो क्या करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के दौरान यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करेंगे उस ट्रेन के ऊपर। मॉडल को शुरू में सिर्फ दो हिस्सों में डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया और ट्रेन करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर और इवेल्युएट करेंगे टेस्ट के ऊपर, जो कि गलत है। वो क्यों गलत है? वो ये है कि अगर आपने पहले यानी इस तरह तो आपने एक तरह से पहले से फाइंड आउट कर लिया कि टेस्ट डेटा कौन से हाइपर पैरामीटर्स जो हैं उनके साथ जो है मॉडल टेस्ट के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। जबकि हम ये चाहेंगे कि ऐसे हाइपर पैरामीटर्स फाइंड आउट किए जाएँ कि जो मॉडल जो है वो जब उसको कोई नया डाटा दिया जाए, अनसीन डाटा, उसके ऊपर कैसे परफॉर्म किया जाए, वो परफॉर्म करेगा। ऐसे हाइपर पैरामीटर्स चूज़ करें। इसलिए ये जो टेस्ट डेटा है, ये आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। ड्यूरिंग हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन ये डेटा जो है ये आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। इसलिए आपके पास बेसिकली यही डाटा है एक्स ट्रेन और यानी यही डाटा है आपके पास जिसको आपने यूज़ करके हाइपर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब हम क्या करेंगे हम इस ही डाटा को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है? इस उसको हम मज़ीद 2 हिस्सों में जब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मसलन मैं इधर इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो सीड जो है यहाँ पे मैंने इधर नीचे डिफाइन कर दिया है, इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा फ्रॉम यही फॉर व्हाट फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट डिटेल्स इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। और अब यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो हमारा ट्रेनिंग डेटा था इनिशियली हमने डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया, 1514 सैंपल थे, ठीक है। 1514 सैंपल को मैंने ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो वो जो ट्रेन आया वो 1059 की। अब मैं इसको दोबारा से ट्रेन और यानी इसको आप कह लें ट्रेन प्रॉपर और वैलिडेशन सेट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसको इसमें डिवाइड करूंगा तो आप देखें कि वो जो 1059 थे इसको मैं अब यानी 70-30 रेशियो के लिहाज से लेट से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास ट्रेनिंग प्रॉपर जो है वो और वैलिडेशन जो है वो कितने कितने यानी आ जाते हैं। आप देखें कि ट्रेन एक्स यानी ये जो ट्रेन एक्स है ये ट्रेन प्रॉपर है, इसमें 741 सैंपल्स हैं। और जो वेल एक्स है उसमें हमारे पास जो है वो 348 सैंपल्स हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे जब मॉडल को ट्रेन करेंगे ड्यूरिंग हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन इनसाइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हम मॉडल को इन 741 के ऊपर ट्रेन करेंगे और इन इसके ऊपर इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। ये स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यानी उसका हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के दौरान। और बहुत सारे लोग कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको मैंने देखा है कि लोग गलत करते हैं यानी स्टार्टिंग लेवल के ऊपर, जब वो स्टार्टिंग लेवल के ऊपर होते हैं। उसके बाद हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, अब हम मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। अब हम इवैल्यूएट आप देखें कि हम ये जो वैल डाटा है ये जो 318 सैंपल है इसके ऊपर हम मॉडल को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करने के बाद ट्रू और प्रिडिक्टेड को कंपेयर करके हम उसकी लेट से यहाँ पे एमएसई हम जो है हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि एमएसई को हम एज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। शुरू में हमने जब ये देखा था तो यहाँ पे
एमएससी हमने प्रिंट आउट की थी। तो यहाँ पे एमएससी की क्या वैल्यू थी, टेस्ट के ऊपर जो एमएससी थी वो 26089 थी। ठीक है, तो बहरहाल हम एमएससी को देखेंगे, अलबत्ता एमएससी को जब हम इम्प्रूव करेंगे तो होपफुली आर स्क्वायर भी इम्प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे वेल स्कोर हमारे पास आ गया। अब इस वेल स्कोर को हम यहाँ पे यानी जो है वो रिटर्न कर देते हैं, यानी इधर यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो इस वेल स्कोर को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया। यानी अब हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉर एचपीओ हम यूज कर सकते हैं। कुछ हम इसमें चेंजेस करेंगे, और वो ये कि वंस हमने हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट रन कर लिया है, हमने हाइपर पैरामीटर्स वो फाइंड आउट कर लिए हैं, उसके बाद हम चाहेंगे, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम मॉडल को रीट्रेन करते हैं। और उस वक्त जब हम रीट्रेन करते हैं तो उस वक्त हम on all of these on all of यानी all of this proper train और val ट्रेन और वैलिडेशन को मिला के जो डाटा है जो कि 1059 है उसके ऊपर हम ट्रेन करते हैं। यानी ड्यूरिंग हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन हम 741 के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं और 318 के ऊपर इवेल्युएट कर रहे हैं। लेकिन जब हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन हो गई उस वक्त हम फिर इन दोनों को मिला के इस पूरे के ऊपर ट्रेन करेंगे, और वो जो फिर जो टेस्ट डाटा था जो इनिशियली जो हमारे पास था जिसमें 454 सैंपल थे, उसके ऊपर हम फाइनली एंड के ऊपर जब हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी हम तब उसके ऊपर अपने जो है वो मॉडल को इवेल्युएट करेंगे। तो हम चूंकि इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही उस वक्त यानी इसी फंक्शन को ही हम यूज करेंगे उस वक्त भी मॉडल को ट्रेन और इवेल्युएट करने के लिए, तो हम यहाँ पे वो वाली लाइन भी इधर लिख देते हैं, और उसके लिए हम लेट से लिख देते हैं इफ फिट ऑन ऑल ऑल डेटा, और फिर इस तरह से हो जाए। और अगर ये फॉल्स है तो फिर हमें सिर्फ इसके ऊपर ट्रेन किया जाए। तो फिट ऑन ऑल डेटा जो है वो हम इधर कर देते हैं फिट ऑन ऑल डेटा, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो हम फॉल्स कर देते हैं, ताकि ड्यूरिंग हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ये वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और उसके अलावा हम जो है कोई ख़ास मतलब सिर्फ ये चेकआउट करेंगे कि भाई जो है वो हमारा जो वेल स्कोर है वो इनफाइनाइट तो नहीं है, और अगर वो इनफाइनाइट है तो उसको जो है वो कर दिया जाए, यानी उसकी जगह मतलब चूंकि वो अगर इनफाइनाइट वो रिटर्न करेगा तो एचपीओ का एल्गोरिदम जो है वो यानी अगर कोई एरर तो नहीं आया किसी मतलब वो कोई इन्फिनिटी या एन तो नहीं है, तो उस वक्त हम जो है वो ये बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ताकि एचपीओ एल्गोरिदम समझ जाए कि जो मैंने अभी पैरामीटर सजेस्ट किए थे ये अच्छे पैरामीटर नहीं है, मुझे कोई और पैरामीटर जो है वो सजेस्ट करने हैं, इस अच्छे पैरामीटर सजेस्ट करने हैं। तो ये जो है ये मैथ जो है मैं इसको ऊपर इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट मैथ मैथ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी इंपोर्ट की थी तो मैं सबको दोबारा से इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप एक ही फाइल में बार बार इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि वो चीज़ें मेमोरी में मतलब आप उसको ये नहीं, फाइल जो है वो एक दफ़ा मतलब उसने देख लिया हुआ है कि फाइल कौन कौन सी फाइल कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अब हम जो है वो सिर्फ कोई मतलब मेन चीज़ कुछ नहीं है, हम सिर्फ यह है कि अब हम ड्यूरिंग जब ये हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन रन हो रही होगी तो हम चाहेंगे कि ड्यूरिंग उसकी रनिंग के दौरान हमें कुछ ना कुछ पता चलता रहे कि कौन सी इटरेशन है और करंट इटरेशन के ऊपर जो वैलिडेशन स्कोर है वो क्या क्या है वगैरह वगैरह। तो वो उसके लिए हम यहाँ पे ये प्रिंट स्कोर जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, और प्रिंट यानी प्रिंट स्कोर सॉरी कह रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करके हम यानी जो करंट आइटरेशन है और वो प्रिंट करेंगे, और साथ में आइटर जो है उसके अंदर एक ऐड भी करते जाएंगे, और इसको आइटर को हम यहाँ पे शुरू में हमने यहाँ पे आइटर जीरो किया हुआ है, लेकिन अब चूंकि ये ग्लोबल आइटर को हम एज ए ग्लोबल कंसिडर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इनसाइड ऐसे इसको ग्लोबल डिक्लेयर करना होगा कि ये जो आइटर है ये ग्लोबल वेरिएबल है। हम इसको यूज तो कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग इट एज ग्लोबल, लेकिन अब चूंकि हम इसकी वैल्यू चेंज भी कर रहे हैं तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो मस्ट वो करनी चाहिए, यानी इसको ग्लोबल डिक्लेयर करना चाहिए। उसके अलावा यह है कि जब हम इस हाइपर पैरा यानी इसको फाइनल यूज कर रहे होंगे इस सब्जेक्टिव फंक्शन को आफ्टर हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, जब हम इस सब्जेक्टिव फंक्शन को यूज करेंगे
तो यानी उस वक़्त हम इसकी फिट ऑन ऑल डाटा ट्रू करेंगे और साथ ही हम चाहेंगे कि ये उस वक़्त ये जो मॉडल है, ये मॉडल को रिटर्न किया जाए, ना कि ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को रिटर्न किया जाए, वैल स्कोर को रिटर्न किया जाए। तो हम यानी ये इधर कह देते हैं कि इफ फिट ऑन ऑल डाटा, ठीक है, इफ फिट ऑन ऑल डाटा रिटर्न मॉडल, ठीक है, ये जो मॉडल है इसको रिटर्न किया जाए। अगर आपको उसकी समझ नहीं आई तो आप इसको फिलहाल इग्नोर कर दें, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो लेकिन ये है कि ये जो केस है, ये बेसिकली सिर्फ तब यूज़ होगा जब हमारी हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, उसकी सारी इटरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होंगी। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया, हमने हाइपर पैरामीटर स्पेस जो है वो डिफाइन कर ली। उसके बाद जो एक स्टेप है वो है इनिशियल वैल्यूज ऑफ हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है, यानी जो हमारे पास जो हाइपर पैरामीटर्स थे, 5 हाइपर पैरामीटर्स थे, उनकी इनिशियल वैल्यू हम यानी इनिशियल कुछ ना कुछ उसको गैस दें। तो इनिशियल गैस जो है, आपका जितना अच्छा इनिशियल गैस होगा उतना आपका एल्गोरिथम जो है वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा। तो फिलहाल हमने ये इनिशियल गैस जो है ये जस्ट रैंडम वैल्यूज हैं, लेकिन ये है कि आप इसको अपने इनिशियल गैस जो है वो अपने बैकग्राउंड नॉलेज के बेस के ऊपर इनिशियल गैस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन जो एक्चुअल जो एल्गोरिदम है उसकी मतलब उसके लिए जो वो क्लास है उसको बिल्ड करेंगे, और ये हाइपरऑप्ट क्लास जो है इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट हाइपरऑप इंपोर्ट फॉर, ठीक है, ये हाइपर का एच कैपिटल और ओ कैपिटल है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। मैं बाकी भी रन कर रहा हूँ लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, बेसिकली हमें सिर्फ ये लाइन रन करने की ज़रूरत थी बेसिकली, ये इसको हमने अभी तक रन नहीं किया, इसको हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये हाइपर ऑप्ट जो क्लास है इसको सबसे पहले तो मैंने बताना है कि एल्गोरिदम क्या, कौन सा एल्गोरिदम मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। आप 4-5 डिफरेंट एल्गोरिदम हैं, बायस है, रैंडम है, ग्रिड सर्च है, हम फिलहाल बेसियन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये बायस होना चाहिए। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन एआई फॉर वाटर में से इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं कि क्या होनी चाहिए। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये हमने ऊपर डिफाइन किया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट रिसीव सम सजेशंस, और इसको मस्ट रिटर्न करना चाहिए वो वैल्यू जिसको हमने मिनिमाइज करना है। चूंकि हम एमएसई को वो कर रहे हैं तो हम एमएसई को हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर लेट्स से आर स्क्वायर कर रहे होते यहाँ पे तो 1 माइनस आर स्क्वायर करना चाहिए था। उसके अलावा यहाँ पे हम इसको पैरामीटर स्पेस बता रहे हैं, पैरामीटर स्पेस क्या है, इनिशियल वैल्यू बता रहे हैं, नंबर ऑफ इटरेशन बता रहे हैं। हम रिजल्ट्स को प्रोसेस करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे वो हमने ट्रू फॉल्स, बेसिकली ये पोस्ट प्रोसेसिंग के मतलब है, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनकी पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी जब वो हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो है ये जो चीज़ है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम इसको बता रहे हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो किस फ़ोल्डर में रखे जाएँ। और ये जो सेप है, SEP, इसको हम यहाँ पे कह देते हैं सेप, ये सेपरेटर है बेसिकली, OS डॉट सेप, यानी ये जो है बेसिकली वो है, आप कह लें कि फ़ोल्डर का जो सेपरेटर है, क्योंकि ये बेस करता है उसके ऊपर इम्पोर्ट OS, इम्पोर्ट OS, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, विंडोज़ और लिनक्स में डिफरेंट है तो इसलिए हम उसको यहाँ से इधर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया, और अभी लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको उसमें नहीं किया, हम ये सारे का सारा कोड जो है यहाँ पे इसको कंसोल में रन करते हैं ताकि ये मेमोरी में आ जाए। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसको, ये जो कोड है इसको इधर रन करते हैं। और अभी हमने हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ उसका जो एल्गोरिथम है उसको एक तरह से आप कहें बिल्ड किया है, यानी इस क्लास को रन करने के बाद हमने उसको बिल्ड किया, अभी हम रन करेंगे। तो रन करने के लिए जो वो है, अ, यानी जो आप कह लेंगे जो कोड है वो हमें, ये जो ऑप्टिमाइज़र इंस्टेंस है, हम इस ऑप्टिमाइज़र इंस्टेंस को इस्तेमाल करके डॉट फिट करेंगे। ऑप्टिमाइज़र डॉट फिट, इसका मतलब ये है कि हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको वो कर दिया जाए, यानी उसको स्टार्ट कर दिया जाए। और जब हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये 70 टाइम्स नंबर ऑफ, जितनी नंबर ऑफ इटरेशंस थी यहाँ पे ऊपर हमने डिफाइन की थी, जितनी नंबर ऑफ इटरेशंस थी उतने टाइम्स ये मॉडल को बिल्ड करेगा, ट्रेन करेगा, इवेल्युएट करेगा, और मतलब ये 70 टाइम्स होगा। तो आप देख सकते, क्योंकि एक टाइम अगर लेट से 2 मिनट में हो रहा है एक दफ़ा में मॉडल ट्रेन होने में, तो जब 70 टाइम्स होगा तो इसका मतलब है 140 मिनट्स, तो राउंड अबाउट 2 आवर्स। तो यानी ये इसलिए आपको नंबर ऑफ इटरेशंस जो हैं, वैसे तो जितनी ज़्यादा हों उतनी बेहतर है,
लेकिन आपकी ये टाइम मतलब जो कंस्ट्रेंट्स हैं आप उसको भी मद्देनजर रखते हैं। अब जब मैं इसको यानी इसको रन करूँगा तो होपफुली ये घंटे या 2 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब मैं इधर इस तरह रन करता हूँ तो ये आप देखें कि ये मॉडल को पहले बिल्ड कर रहा है। मॉडल को बिल्ड करने के बाद मॉडल को ट्रेन करेगा और इवैल्यूएट करेगा। अ, यानी चूंकि ये टाइम कंज्यूमिंग काम है तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर दूंगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके उसके बाद मैं वीडियो को रिज्यूम करूंगा। लेकिन एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि इसके हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे ये जो फोल्डर है ये यहाँ पे HPO के नाम से बेसिकली ये हमने खुद से इधर क्रिएट किया था। यहाँ पे हमने इसका नाम जो था यहाँ पे सेट किया था यहाँ पे इस फ़ोल्डर का नेम ये। तो यहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर जो है वो क्रिएट यानी ये रिज़ल्ट्स हैं वो सारे आएँगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी आप देखें कि ये एक एरर आया है और वो एरर ये आया है कि ये इसकी जो बैच साइज़ की जो इस सजेशंस के अंदर जो बैच साइज़ था वो इंटीजर नहीं था, वो उसकी कोई टाइप कोई और थी। तो उसके लिए यहाँ पे जो कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। और वो कोड ये है कि बेसिकली यानी ये जो हैं इस सजेशंस के अंदर जितने भी हाइपर पैरामीटर्स होते हैं उनकी टाइप जो है वो पाइथन की नेटिव टाइप होनी चाहिए। यानी ये इंट 32 जो है ये पाइथन की नेटिव टाइप नहीं है, ये इंट जो है वो नेटिव टाइप है। मैं आपको समझा देता हूँ। यानी अगर मैं कहूँ बैच साइज इज इक्वल टू np डॉट एक सेकेंड पोर्ट नम पोर्ट numpy एज np और बैच साइज इज इक्वल टू np डॉट array 32 लेट्स से। तो नहीं, इसको जीरो में अगर करूँ तो टाइप ऑफ बैच साइज चेक करूँ तो ये क्या है, इंट 32 है, ठीक है। लेकिन इसकी एक्चुअल होनी क्या चाहिए थी, अगर मैं ये इसको bs करूँ तो 32। अब इसकी टाइप चेक करूँ bs की तो ये इंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये दिस टाइप होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैसे बैच साइज को प्रिंट करें तो ये भी 32 ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसकी टाइप और इसकी टाइप जो है वो डिफरेंट है। इसकी टाइप जो है वो बेसिक नेटिव टाइप है और इसकी टाइप जो है वो नमपाई की इंटीजर है। तो हमारा ये जो बैच साइज है बेसिकली ये जो उसने सजेस्ट किया है यानी जो एचपीओ एल्गोरिदम ने सजेस्ट किया है वो numpy का इंटीजर सजेस्ट किया है। लेकिन जो हमारा मॉडल है उसको बैच साइज एज ए नेटिव इंटीजर चाहिए। तो इसलिए हम ये जो जेसोनाइज फंक्शन है बेसिकली उनको नेटिव टाइप में कन्वर्ट करता है। तो हम ये जेसोनाइज फंक्शन जो है ये यहाँ पे ai for water डॉट डिटेल्स इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ai for water डॉट डिटेल्स इंपोर्ट जेसोनाइज, ठीक है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ जेसो नाइस। और इसको मैं अगर बैच साइज दूँ, ठीक है, तो आप ये देखें यानी अगर मैं जो बैच साइज दिया तो उसको मैंने लेट से उसके आउटपुट को BS1 कह दिया है, ठीक है। अब टाइप ऑफ बैच साइज जो थी वो क्या थी, numpy का इंटीजर। और टाइप ऑफ BS1 क्या है, वो पाइथन का इंटीजर। अब ये है कि ये काम तो हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम चूंकि तमाम इंटीजर्स तमाम हाइपर पैरामीटर्स के लिए करना चाहते हैं कि इन तमाम हाइपर पैरामीटर्स के लिए, तो उसके लिए हम ये फंक्शन जो है यहाँ पे ये जेसोनाइज फंक्शन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने चूंकि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपडेट किया है तो इसको हमें कंसोल पे इस लाइन को दोबारा से रन करना होगा, ठीक है। और अब हम जो है वो अ, यानी इस क्लास को हाइपरऑप्ट क्लास को भी दोबारा से इनिशियलाइज करेंगे। और आई थिंक हमें जो है वो इसको हम इधर से लेके इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम ऑप्टिमाइज़र डॉट फिट जो है उसको जब दोबारा रन करेंगे इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन का जो एल्गोरिदम है वो दोबारा से रन होगा। जब दोबारा से रन होगा तो क्या मतलब है कि वो 70 टाइम्स हमारा जो MLP मॉडल है या ANN मॉडल है उसको ट्रेन करेगा, उसको बिल्ड करेगा, उसको ट्रेन करेगा, उसको वैल्यूएट करेगा ऑन एवरी इटरेशन विद डिफरेंट सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें फिर पता चल जाएगा कि ये हमें बता देगा कि कौन सी जो वो थी इटरेशन के ऊपर विच हाइपर पैरामीटर्स वी हैड द बेस्ट रिजल्ट। तो अभी आप देखेंगे ये चूंकि बहुत जल्दी रन हो रहा है, 2 इटरेशंस हो गई हैं लेकिन 70 इटरेशंस बहरहाल इसलिए शायद 30 आवर्स 30 मिनट्स लें। तो जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करूँगा। जी, तो ये तकरीबन आधा घंटा इसको लगा है और ये इटरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ
रिजल्ट्स की तो ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, और अगर मैं ये पता चलाना चाहूँ कि बेस्ट इटरेशन क्या थी, तो बेस्ट आइटर बेस्ट इटरेशन जो थी वो 20th इटरेशन थी, ठीक है। लेकिन ये 20th इटरेशन जो है ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 90 नंबर के साथ रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि ये जो है ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमें हमने यानी अभी तो सिर्फ हमने इटरेशन पता चलाई है, अब भी हमने ये पता चलाना है कि जो बेस्ट पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं। तो वो हम इस तरह से ऑप्टिमाइजर डॉट बेस्ट पैरास, तो ये थे बेस्ट पैरामीटर जो इसने फाइंड आउट किए हैं। मतलब इसने कहा है कि अगर हम हमारे यूनिट्स जो हैं वो 81 हो, नंबर ऑफ लेयर्स 3 हो, एक्टिवेशन रेलू हो, लर्निंग रेट दिस हो, ये हो, और बैच साइज 64 हो, तब हमें जो यानी जो बेस्ट रिजल्ट थे ऑन वैलिडेशन डाटा, वो तब आए थे। लेकिन ये जो रिजल्ट थे ये अभी वैलिडेशन डाटा के ऊपर बेस्ट रिजल्ट थे। यानी अब हम ये चाहेंगे, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि हम मॉडल को यानी वो करें, मतलब उसको तमाम ट्रेनिंग प्लस वैलिडेशन डेटा के ऊपर वो करें, इवेल्युएट करें और ट्रेन करें, और फिर टेस्ट डेटा के ऊपर इवेल्युएट करें। लेकिन उससे पहले हम जो ऑप्टिमाइजेशन के जो कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ प्लॉट्स हैं, हम उनको प्लॉट करना चाहेंगे। और वैसे तो हमने प्रोसेस रिजल्ट्स ट्रू किया था, तो होपफुली इस फोल्डर के अंदर ये सारी प्लॉट्स जो हैं वो सेव हो चुकी हुई हैं। तो ये कन्वर्जेंस प्लॉट है, ठीक है। कन्वर्जेंस प्लॉट जो शो करा रही है कि हमारा जो एमएससी था, वो वक्त के वो आफ्टर एवरी इटरेशन जो थी उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा इसी तरह ही थी, बेसिकली ये फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो प्लॉट की हुई है अगर वो डिक्रीज हुई है तो। इसी तरह से जो दूसरी प्लॉट्स है, मसलन ये एक्चुअल एमएससी की वैल्यू थी, और ये जो थी ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है पैरामीटर्स की, के मसलन कौन सा पैरामीटर कितनी ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और ये ईडीएफ प्लॉट है, और उसके अलावा ये जो है ये भी मतलब ये शो करा रही है कि कौन सा पैरामीटर जो है वो कितनी ज़्यादा दफ़ा प्लॉट किया गया। और जो बेस्ट में पैरामीटर था, वो जो बेस्ट हमारे पास रिजल्ट हैं वो जब आए तो वो उस वक्त यानी पैरामीटर की क्या वैल्यू थी, ये स्टार जो है ये बेस्ट पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस्ट हाँ बेस्ट पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये समझ लें। तो यानी जब रेलू जो था तो तब यानी बेस्ट था, हमारे पास रिजल्ट आया। एक्टिवेशन फंक्शन जो था वो रेलू था, तब हमारे पास सबसे अच्छा रिजल्ट आया। और नम लेयर जो था वो 3 है, जैसे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये हाइपर पैरामीटर्स की इंपॉर्टेंस है, इसके मुताबिक जो है वो जो यानी F0 जो पैरामीटर है, अभी यहाँ पे F0 क्यों है ये, इसको हम देखते हैं बाद में। हाँ, यहाँ पे ये, तो इसके मुताबिक जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो बेसिकली उसने सबसे ज़्यादा चेंज लाई उसमें आउटपुट में। यानी सबसे जो सेंसिटिव पैरामीटर था, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर था वो कौन सा था, वो एक्टिवेशन फंक्शन था। उसके बाद बैच साइज था। सरप्राइजिंगली या इंटरेस्टिंगली नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और नंबर ऑफ लेयर्स जो थे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। अच्छा, उसके बाद ये भी जो है ये बेसिकली 2D इंटरेक्शन है, मतलब हाइपर पैरामीटर्स के दरमियान। तो ये बता रहा है कि अगर यानी ये जो डायगोनल के अलोंग जो है ये बेसिकली 1D पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट है, और ये जो हीट मैप्स हैं ये 2D पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट्स हैं। और ये हमें बता रही हैं कि हमारे जितनी ये लाइन जो है डायगोनल के अलोंग ये स्ट्रेट होगी, इसका मतलब है ये पैरामीटर उतना कम इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर उसकी पार्शियल डिपेंडेंस है। यानी वाई एक्सिस के ऊपर ये बताया जा रहा है कि वो कितना उसने चेंज लाया उसमें एमएससी में। तो अब ये जो है नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ये स्ट्रेट है, नम लेयर्स जो हैं ये भी रिलेटिवली स्ट्रेट हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसके इनके चेंज करने से, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर इनकी वैल्यूज़ हैं, तो इनके चेंज करने से कोई ख़ास चेंज नहीं आई। और एक्टिवेशन को देखें आप, चेंज करने से अच्छी खासी ये जो लाइन है ये काफ़ी टिल्ट हुई। लर्निंग रेट को चेंज करने से लाइन के अंदर काफ़ी चेंज आ रही है। तो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन और लर्निंग रेट जो है ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स हैं इस केस में, यानी जिनको चेंज करने से हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या जो एमएससी था उसमें सबसे ज़्यादा चेंज आई। और बैच साइज के चेंज करने से भी कोई चेंज नहीं आई। हाँ, उसके बाद ये जो है ये हाइपर पैरामीटर्स की पैरेलल प्लॉट है, और ये बेसिकली ईच लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है हाइपर पैरामीटर सिलेक्टेड फॉर ईच इटरेशन। और जो कलर है वो बेसिकली ये जो बार चार्ट कलर बार है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और कलर बार रिप्रेजेंट कर रहा है आपके उसको यानी एमएससी वैल्यू को आप कह लें, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को।
जो आपने जिसको मिनिमाइज करना था। तो मैंने इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस वैल्यू के ऊपर कौन से हाइपर पैरामीटर की कौन सी वैल्यू के ऊपर जो रिजल्ट था वो डिक्रीज हो रहा था या ज़्यादा हो रहा था। जी, तकरीबन ये हमारे पास सारे रिजल्ट्स हैं, और इन रिजल्ट्स को आप ये जो ऑप्टिमाइज़र यहाँ पे हमारे पास था, इस ऑप्टिमाइज़र से भी आप इनको दोबारा से प्लॉट भी कर सकते हैं। जैसे मसलन अगर हमने कन्वर्जेंस प्लॉट को करना है, ड्रा करना है, तो ऑप्टिमाइज़र डॉट मतलब प्लॉट कन्वर्जेंस के ज़रिए पीएलटी जो है हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। तो इस तरह से हम जो है ये कन्वर्जेंस प्लॉट को दोबारा से भी ड्रा कर सकते हैं। एनीवे अगर आपने यहाँ पे ट्रू किया हुआ प्रोसेस रिजल्ट्स, तो वो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं ये सेव हो जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपकी नंबर ऑफ इटरेशन 100 से कम है तब आप प्रोसेस रिजल्ट्स ट्रू करें, अदरवाइज प्रोसेस रिजल्ट्स फॉल्स फॉल्स करें, क्योंकि कुछ प्लॉट्स जो हैं फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगी ड्रा होने में। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने मॉडल को रीट्रेन करना है यूजिंग मतलब ऑन ऑल द ट्रेनिंग डेटा, यानी जो ट्रेनिंग और वैलिडेशन, यानी 1059 जो हमारे पास वो थे, यानी कह लें कि सैंपल्स थे, उन तमाम सैंपल्स के ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन करना है, और जो टेस्ट डेटा है उसके ऊपर हमने मॉडल को इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, और मैं उसको सीड वही दे रहा हूँ, रिटर्न मॉडल। बेसिकली ये हमने आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं किया था। तो अब मैं इसको फिट ऑन ऑल डाटा ट्रू कर रहा हूँ, और इपॉक्स जो है मैंने यहाँ पे 400 किए हैं, और इसको मैं हाइपर पैरामीटर्स जो है वो कौन से दे रहा हूँ, जो बेस्ट पैरामीटर्स थे वो मैं यहाँ पे उसको दे रहा हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो मॉडल है मतलब हमें पता चल जाएगा अब इसके जो हमारा मॉडल है वो, यानी बेस्ट पैरामीटर्स के साथ हाइपर पैरामीटर्स के साथ जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो क्या है। बेसिकली अभी हम इसने हमें ये जो मॉडल है वो रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब हम इस मॉडल को इस्तेमाल करके जो परफॉर्मेंस है टेस्ट डेटा के ऊपर, वो हम यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कोड जो है हम इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ इस कोड को, तो आप देखें कि इस का आर स्क्वेयर जो है हमारे पास 0.98 है। शुरू में हमारे पास आर स्क्वेयर जो था वो 0.81 था। तो हमारा जो टारगेट था वो हमें अचीव हो गया। हमें पता चल गया कि कौन से हाइपर पैरामीटर्स के साथ हमारे जो रिजल्ट है, जो आर स्क्वेयर है, जो मॉडल की जो प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव हो सकती है। हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन का मकसद भी यही होता है। उम्मीद है आपको हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन की एल्गोरिदम की या इम्प्लीमेंट करने की डिटेल जो है वो समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है वो इस एएनएन का जो मॉडल हमने बनाया हुआ है, हम इस मॉडल को इंटरप्रेट करने की ट्राई करेंगे विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मेथड्स। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।